हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग चार भाग में बांटकर पढ़ रहे हैं। पहला भाग पढ़े थे सी डबल बॉन्ड सी में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि अभी चल रहा है। उसके बाद सी डबल बॉन्ड एन, फिर एन डबल बॉन्ड एन और फिर अंत में साइक्लोएल्केन्स। तो अभी हम लोग सी डबल बॉन्ड सी में होने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नेमिंग सीखे थे और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज में हमने बताया आप लोगों को, क्या बताया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होता है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले चर्चा किए हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, फिर चर्चा किए हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, फिर चर्चा किए हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, फिर मेल्टिंग पॉइंट। आज हम लोग जिस प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं उसका नाम होगा स्टेबिलिटी। हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्या के बारे में, तो स्टेबिलिटी के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के स्टेबिलिटी में फर्क होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टेबल कम और ज्यादा होते, एक जैसे नहीं होते। और स्टेबिलिटी में फर्क कहाँ होता है, स्टेबिलिटी में डिफरेंस कहाँ होता है, तो डिफरेंस होता है स्टेरिक, डिफरेंस होता है स्टेरिक इनहिबिटेशन के कारण, स्टेरिक रिपल्सन के कारण। ठीक है, डिफरेंस होता है स्टेरिक रिपल्सन के कारण। देखो, जैसे हम लोग कहीं पर मान लो सिस फॉर्म लिए होंगे, ये CH3 है, ये CH3 है, ये H है, ये H है, ये सिस फॉर्म लिए। और इसी मॉलिक्यूल का मान लो हमने ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है, इसी मॉलिक्यूल का हमने क्या लिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म लिया हुआ है। तो सुनना बेटा, अगर हम लोग सेम मॉलिक्यूल का सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म ले लें, अगर हम लोग सेम मॉलिक्यूल का सिस और ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग ले लें, जैसे ये सिस फॉर्म है और यहाँ पर ये जो है इसका ये ट्रांसफॉर्म। तो कहने का मतलब, अगर आपसे पूछे कि इन दोनों में कौन स्टेबल ज्यादा है और कौन स्टेबल कम है, इन लोगों में कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना हो ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखा करेंगे, जानते हो क्या, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखा करेंगे स्टेरिक रिपल्सन। देखो यहाँ सिस वाले में यह मिथाइल और ये मिथाइल रिलेटिवली क्लोज है, और ट्रांस वाले में ये जो और ये है वो रिलेटिवली दूर है। तो स्टेरिक रिपल्सन यहाँ पर मिनिमम होगा, यहाँ इन दोनों में मैक्सिमम होगा। तो ज्यादा और कम स्टेबल का चर्चा हो तो इन जनरल, ध्यान देना, शब्दों को ध्यान से सुनना, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन जनरल ट्रांस वाले लोगों का स्टेबिलिटी ज्यादा और सिस वाले लोगों का स्टेबिलिटी कम होता है। इन जनरल स्टेबिलिटी का यही सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है कि ट्रांस वाले लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं, सिस वाले लोग कम स्टेबल होते हैं। अरे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा सुनना, यह जो बात है ना ट्रांस इन जनरल है, हर बार सिस और ट्रांस के चक्कर में मत पड़ना। सिंपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना, बल्कि ग्रुप अगर एक तरफ हो, बड़े वाले ग्रुप्स अगर दोनों कार्बन के एक साइड हो जिनमें स्टेरिक रिपल्सन होने का चांस हो तो वो कम स्टेबल होंगे, बल्कि ग्रुप अगर अक्रॉस होंगे तो वो ज्यादा होंगे। सिस और ट्रांस वर्ड पकड़ के याद करना कोई बहुत समझदारी नहीं। स्टेबिलिटी में हम लोग क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, और बल्कि ग्रुप अगर अक्रॉस है, बल्कि ग्रुप अगर अक्रॉस है, वो चाहे सिस फॉर्म में हो चाहे ट्रांस फॉर्म में हो, बल्कि ग्रुप अगर अक्रॉस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। पक्की बात। स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर दो बात और हमको चर्चा करना है, सुनो। हम लोग देखे थे कि 8 या उससे ज्यादा कार्बन वाला अगर साइक्लिक रिंग हो, 8 कार्बन या उससे ज्यादा कार्बन वाला अगर साइक्लिक रिंग हो और रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड हो, तो वैसे मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं।
छोटे रिंग के अंदर में अगर डबल बॉन्ड होते, जैसे मान लो 6 मेंबर रिंग है, अंदर में डबल बॉन्ड, तो ये ज्योमेट्रिकली इनएक्टिव होते हैं। लेकिन 8 या उससे ज्यादा कार्बन वाले रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड हो तो फिर वो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो बेटा स्टेबिलिटी के मुतल्लिक, स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो एक बात आपसे शेयर करना है वो ये है कि अप टू 12 कार्बन, अप टू 12 कार्बन, 12 कार्बन तक अगर रिंग के अंदर में पाई बॉन्ड, 8 से लेकर 12, 8 से शुरू होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 12 तक, अगर रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड है तो सिस फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होता है। उनका कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? सिस फॉर्म, क्योंकि उनके रिंग के अंदर में होने से, सिस फॉर्म होने से स्ट्रेन कम होता है, मॉलिक्यूल में तनाव कम होता है, स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन मिनिमम रहता है। और 12 से ज्यादा अगर कार्बन है रिंग में तो फिर एज यूजुअल जैसे यहां पर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता था, फिर वहां भी ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। ध्यान देना, हम फिर से बोल रहे हैं इस बात को, खूब अच्छे से समझना सब लोग। अगर रिंग 12 कार्बन तक है और रिंग के अंदर में पाई बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, तो अप टू 12 कार्बन तक सिस वाला ही ज्यादा स्टेबल होता है रिंग वाले में, और 12 से ज्यादा कार्बन का अगर रिंग है तो फिर ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। जबकि ओपन चेन वाले में अगर बात करें तो फिर सिस वाला कम स्टेबल होता है, ट्रांस वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात है, ट्रांस वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, कहने का सेंस है कि बल्कि ग्रुप को देखते हुए, मेन चीज बल्कीनेस है, बल्कि ग्रुप अगर अक्रॉस होगा तो फिर वो ज्यादा स्टेबल हुआ करेगा। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का के बारे में हमको जो कहना था वो बात हमने कहा। अरे बेटा, स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड ही एक बात होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन, जिसको हम लोग क्या नाम से पुकारा करते हैं? हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन के बारे में जीओसी में हम कई बार बोले हैं, हीट ऑफ कंबशन के बारे में जीओसी में हम कई बार बोले हैं। सुनो, heat of combustion can be used as a parameter to compare the stability of molecule, but the condition is the total number of carbon in both molecule should be same। अगर कार्बन का संख्या ही अलग अलग है तो फिर तो जिसमें ज्यादा कार्बन है उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा हुआ करेगा, जिसमें ज्यादा कार्बन है उसका हीट ऑफ कंबशन भी ज्यादा हुआ करेगा, ये पक्का है। लेकिन 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 अगर कार्बन का संख्या सेम है तो हीट ऑफ कंबशन हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए पैरामीटर टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जिसका हीट ऑफ कंबशन कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, या यूं बोलो उल्टा, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा। अरे बेटा, एक जगह हमको ये दोनों मॉलिक्यूल दे दे, एक सिस फॉर्म दे दे, एक ट्रांस फॉर्म दे दे, और बोले कि इसमें हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा किसका कम होगा, तो हीट ऑफ कंबशन जो हो जाएगा, चूंकि ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबशन कम और इसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कार्बन तो सेम होंगे ही, तो जो ज्यादा स्टेबल ज्योमेट्रिकल फॉर्म होगा उसका हीट ऑफ कंबशन भी क्या हुआ करेगा? उसका हीट ऑफ कंबशन भी कम हुआ करेगा। उम्मीद है हीट ऑफ कंबशन वाला बात भी समझ में आ गया होगा। स्टेबल फॉर्म का हीट ऑफ कंबशन कम हुआ करेगा। यहाँ हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा, एक खास चीज है जिसका हमको चर्चा करना है, एक खास बात है जिसका हम लोगों को चर्चा करना है, वो सुनना। एक खास चीज है जिसका चर्चा करना है। हम बार बार बोलते आए हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं उनका केमिकल बिहेवियर सिमिलर होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। लेकिन एक पेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे हैं, एक पेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे हैं जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज में अंतर आ जाता है, और वो बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, बहुत ध्यान से सुनना।
एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमरिक एसिड। ध्यान से सुनते रहना बेटा। सी डबल बॉन्ड सी, एक तरफ H, इधर भी H, इधर C डबल OH, यहाँ भी C डबल OH, और फिर C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, इधर C डबल OH और इसमें इधर C डबल OH। बेटा ध्यान से देखोगे तो एक ही मॉलिक्यूल है और ऊपर वाला सिस फॉर्म है और नीचे वाला ट्रांस फॉर्म, ठीक है। इनका कॉमन नेम भी अलग अलग कर दिया गया। ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एसिड और नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फ्यूमरिक एसिड बोलते हैं। नीचे वाले को हम लोग फ्यूमरिक एसिड बोलते हैं और ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो मैलेइक एसिड बोलते हैं। सुनो, कुछ भी यहाँ से हम आगे बढ़े उसके पहले एक बात बहुत ध्यान से सुनना। जानते हो बेटा, यही नाम से मिलता जुलता दो और मॉलिक्यूल होता है। यही नाम से मिलता जुलता दो और मॉलिक्यूल होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलोनिक एसिड और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिक एसिड। ये तीनों का फॉर्मूला हम यही बता दे रहे हैं, जरूर 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 से याद रखना सभी लोग। बेटा मेलोनिक एसिड हम लोग बोलते हैं CH2 C डबल OH C डबल OH, ये मेलोनिक एसिड। टोटल 3 कार्बन हो, दोनों छोर पर C डबल OH हो, इसको मेलोनिक एसिड बोलते हैं। और मैलिक एसिड हम लोग बोलते हैं इस मॉलिक्यूल को, ये CH2 यहाँ पर लगा हुआ हो CH2 और यहाँ C डबल OH और फिर यहाँ नीचे में CH, इधर के तरफ एक OH और फिर यहाँ पर C डबल OH, इसको हम लोग पढ़ते हैं मैलिक एसिड। तो ये बस कोइंसिडेंस है, तीनों का नाम एक जैसा प्रोनाउंसिएशन में आता है, हालांकि स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में काफी फर्क है। तो क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीनों को यही जस्ट बता दिए हैं। ये तीनों का नाम एक जैसा प्रोनाउंस होने में लगता है तो कई बार दिक्कत भी होने लगता है, तो जब जहां दिक्कत हो तो ये पेज निकाल कर देख लेना, यहाँ तीनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैलेइक एसिड, मेलोनिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। अब सुनो, हमको जो चीज बताना था, हम कहां पर थे, क्या चर्चा कर रहे थे कि दो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जिनका एक केमिकल रिएक्शन के प्रति बिहेवियर एक जैसा है और वो है मैलेइक और फ्यूमरिक एसिड का बिहेवियर टुवर्ड्स हीट, सॉरी केमिकल हीट के प्रति डिफरेंस। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है और वो डिफरेंस किस रिएक्शन के प्रति है, तो हीट के प्रति है। इसको भी हीट कर दो और इसको भी हीट कर दो, मैलिक एसिड को भी हीट कर दो और फ्यूमरिक एसिड को भी हीट कर दो। अरे बेटा ये दोनों C डबल OH एक तरफ होने के कारण इसका H और इसका OH ये वाटर बनकर निकल जाता है और यह मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्राइड में। यह मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, एनहाइड्राइड में। ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग बोलते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड, मैलेइक एनहाइड्राइड बोलते हैं। और ये जो होता है हीट करने पर कोई असर नहीं दिखाता है, दोनों C डबल OH अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इसके H और इसके OH में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर वाटर बनकर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है, यह एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। तो ये दो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे जिनका एक केमिकल रिएक्शन के प्रति बिहेवियर अलग अलग है, एक एनहाइड्राइड बनाता है, एक एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। मैलेइक एसिड एनहाइड्राइड बनाता है और फ्यूमरिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाता है। सुनो ना बेटा, ये बात तो ठीक है, मैलेइक एसिड फ्यूमरिक एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के बावजूद भी एक केमिकल रिएक्शन में इन लोगों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है, जिसके बारे में चर्चा की है। बड़ा फेमस रिएक्शन है, इस पर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, याद रखना आप लोग। मैलेइक एसिड और फ्यूमरिक एसिड का यहाँ जब चर्चा हुआ है तो एक बात बताना लाजमी है, एक बात बताना बहुत जरूरी है।
क्या जरूरी है, ये बात जरूर जरूर से सुनना, कारण भी इसका बताएंगे, पहले बात जो बता रहे हैं वो याद कर लो। देखो, इसमें भी दो एसिड ग्रुप है, एक यहाँ, और इसमें भी दो एसिड ग्रुप है। तो दोनों मॉलिक्यूल दो दो H प्लस देने में, दो स्टेप में एसिड की तरह बिहेव करेगा, दो H प्लस देने का क्षमता रखता है दोनों मॉलिक्यूल। अगर जो बात बोलना है वो बात बोल रहे हैं, जो बात आपको याद करना है वो लाइन बोल रहे हैं, सुनना। अगर पहली बार हाइड्रोजन रिलीज करने का कंपटीशन हो, पहला बार हाइड्रोजन कौन जल्दी रिलीज करेगा, ये अगर कंपेयर किया जाए, टुवर्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन, टुवर्ड फर्स्ट डीप्रोटोनेशन, maleic acid is far more acidic than fumaric acid. Toward first ionization, maleic acid is far more stronger acid than fumaric acid. पहली बार अगर हाइड्रोजन देने की बात हो तो ज्यादा मजबूत एसिड कौन, तो मैलेइक एसिड ज्यादा मजबूत। बट टुवर्ड्स सेकेंड आयोनाइजेशन, दूसरा बार अगर हाइड्रोजन देने का अगर बात आए, दूसरा स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज करने का कहानी हो, तो टुवर्ड्स सेकेंड आयोनाइजेशन फ्यूमरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। फ्यूमरिक टुवर्ड्स सेकेंड आयोनाइजेशन, दूसरी बार हाइड्रोजन रिलीज करने का अगर कंपटीशन हो, इन दैट केस फ्यूमरिक एसिड विल डोनेट इट्स हाइड्रोजन मोर इजिली देन मैलेइक एसिड। सेकेंड आयोनाइजेशन में फ्यूमरिक एसिड ज्यादा मजबूत एसिड हो जाता है। सवाल रहा सर ऐसा क्यों, पहला बार हाइड्रोजन देने का चर्चा हुआ तो ऊपर वाला ज्यादा मजबूत एसिड, और दूसरी बार हाइड्रोजन देने की बारी आई तो फिर नीचे वाला ज्यादा मजबूत एसिड कैसे हो गया, आखिर ये क्या मामला हुआ। तो ये मामला कुछ ऐसा है, समझना, सभी लोग ध्यान देना है इस पे। अरे बेटा देखो, होता क्या है, इसको अगर पहली बार हाइड्रोजन रिलीज करवाने का मौका दे, इसको अगर पहली बार हाइड्रोजन रिलीज करवाने का मौका दे तो ये ऐसा चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला ग्रुप जस का तस है, नीचे वाला ग्रुप जस का तस। तो ये O माइनस इधर वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर खुद को स्टेबलाइज महसूस करने लगता है, और ये O माइनस अगर इसके साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबलाइज होने लगे तो जो हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन रिकॉल करने का जरूरत नहीं है, यह सॉल्यूशन में परमानेंटली रहेगा और सॉल्यूशन में H देखने पर ज्यादा मिलेगा। कभी भी सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो ज्यादा हाइड्रोजन तो ज्यादा एसिडिक। हाइड्रोजन देने के बाद जो O माइनस बना है वह O माइनस स्टेबलाइज हो गया है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन को वापस मॉलिक्यूल के अंदर बुलाने का टेंडेंसी कम, ये फ्री है, और ये अगर ज्यादा फ्री कर दिया तो ज्यादा एसिडिक हो गया। जबकि फ्यूमरिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्यूमरिक एसिड में इधर वाले ग्रुप ने अगर हाइड्रोजन लूज किया तो वह जो हमारा O माइनस बना, वो O माइनस को स्टेबलाइज करवाने वाला कोई नहीं मिला, तो इसलिए वो जल्दी H को वापस बुला लेता है, जो H रिलीज किया है वो H को वो वापस बुला लेता है, तो सॉल्यूशन में H का कंसंट्रेशन कम पाया जाता है, तो ये कमजोर एसिड माना गया। तो पहले वाले आयोनाइजेशन में मैलेइक एसिड हमारा ज्यादा मजबूत एसिड हो गया फ्यूमरिक एसिड। लेकिन देखो बेटा, दूसरा हाइड्रोजन अगर निकालना, ये हाइड्रोजन अब अगर निकालना हो तो इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन अब दो दो जगह से बंधा हुआ, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके साथ नॉर्मल, इसको अगर निकालना हो तो अब दो दो फोर्स को तोड़कर निकालना होगा, जबकि इसको निकालना हो तो इसको रिलेटिवली कम फोर्स तोड़कर निकालना होगा। तो दूसरा बार अगर हाइड्रोजन देना हो तो जल्दी ये हाइड्रोजन रिलीज होगा कि जल्दी ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो जल्दी रिलीज होगा फ्यूमरिक एसिड वाला हाइड्रोजन, जल्दी रिलीज होगा किसका हाइड्रोजन, तो फ्यूमरिक एसिड वाला हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगा। जल्दी रिलीज हो जाएगा माने सेकेंड केस में ये ज्यादा मजबूत एसिड है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, हमने क्या बताया है बात समझ में आ गया होगा।
पहले आयोनाइजेशन के प्रति अगर हम लोग कंपैरिजन करें, इफ वी कंपेयर द acidity of maleic acid and fumaric acid toward first ionization, then maleic acid is more stronger than fumaric acid. But when the acidic strength is compared to for second ionization, in this case we notice that fumaric acid is relatively stronger than maleic acid. और ये कारण सहित बात बता रहे हैं। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जगह जहां डिफरेंस होने लगता है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। अरे बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम में अंतिम एक चीज बचा हुआ है और वो है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। How to calculate the number of geometrical isomers? Geometrical isomers की संख्या को कैलकुलेट करने का बात करें। ध्यान दें, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो बेटा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर निकालना है तो हम लोग सारे डिस्कशन को 3 भाग में बांट देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो और बोथ टर्मिनल डिफरेंट हो। केस 1 में क्या लेने जा रहे हैं, केस 1 में लेने जा रहे हैं when molecule contains more than one double bond and both the terminals are different. Both the terminals are different. इसका क्या मतलब है समझ। केस 1 में क्या लिए हैं, both the terminals are different. जैसे एक एग्जांपल सी डबल बॉन्ड, फिर ये यहाँ पर सिंगल कार्बन और फिर ये डबल। ठीक है, यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, यहाँ मान लो हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों टर्मिनल, ये इस लॉन्गेस्ट चेन के इस छोर के कार्बन के दोनों ग्रुप और यहाँ के दोनों ग्रुप सेम नहीं। जैसे मान लो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन, तो फिर यहाँ दूसरा चीज होना चाहिए, सेम हाइड्रोजन क्लोरीन नहीं होना चाहिए, कम से कम एक डिफरेंट जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक जगह किए क्या है, हाइड्रोजन ले लिए हैं और दूसरा जगह CHO ले लिए। तो ये छोर और ये छोर अलग हो गया है, टर्मिनल्स अलग हो गए हैं। टर्मिनल्स जब अलग हो गए हैं तो इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का संख्या होता है 2 to the power n, जहां पर n क्या है, तो n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो एक्टिव है, सभी डबल बॉन्ड नहीं, ज्योमेट्रिकली एक्टिव डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकली एक्टिव, डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नहीं, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकली एक्टिव डबल, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकली एक्टिव डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, तो इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकली एक्टिव डबल बॉन्ड ये भी है और ये भी है। ज्योमेट्रिकल एक्टिव होने का शर्त क्या है ना, ये कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव दो सिस्टम है। तो इसके टोटल आइसोमर्स हो जाएंगे 2 to the power 2, कहने का मतलब 4। अरे बेटा, इसके 4 आइसोमर हो भी जाएंगे, कैसे, तो एक बार दोनों का दोनों सिस, एक बार दोनों का दोनों ट्रांस, और एक बार एक सिस एक ट्रांस, और फिर दूसरी बार ये सिस वो ट्रांस। 4 हो गए ना, एक बार दोनों सिस, एक बार दोनों ट्रांस, एक बार ऊपर सिस नीचे ट्रांस, एक बार नीचे सिस ऊपर ट्रांस, 4 फॉर्म हो गए इसके। तो ये फॉर्मूला है तब जब लॉन्गेस्ट चेन के दोनों टर्मिनल डिफरेंट। ठीक है बेटा, केस 2 में हम लोग लेने जा रहे हैं, हम मिटा मिटा कर लिखेंगे, बोर्ड पर बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो हम इसको मिटा मिटा कर लिखेंगे। केस 2 में हम लोग लेने जा रहे हैं, जानते हो क्या, केस 2 में लेने जा रहे हैं जब बोथ टर्मिनल सेम है, लॉन्गेस्ट चेन का ऊपर से नीचे तक टर्मिनल सेम है और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है
नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है इवन है, टर्मिनल्स आर सेम, terminals are same and number of geometrically active pi bond is even. ज्योमेट्रिकली एक्टिव पाई बॉन्ड की संख्या इवन है। ये सेकेंड केस में हम लोग लेने जा रहे हैं। अरे बेटा, तो इस केस में जो फॉर्मूला हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, इस केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो फॉर्मूला हो जाता है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हो जाता है 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2, 2 to the power n by 2 plus 1, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब ये फॉर्मूला कहा क्या है वो सुनना, 2 to the power n by 2 to the power n by 2 minus 1, 2 to the power n by 2 minus 1। देखना था, जैसे एक एग्जांपल हम लोग लिए C डबल बॉन्ड C, फिर ये C डबल बॉन्ड C, और मान लो टर्मिनल तो हमको सेम करना है, टर्मिनल सेम करना है तो यहाँ हाइड्रोजन मिथाइल लगा दिए हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन मिथाइल लगा दिए हैं, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये छोर लॉन्गेस्ट चेन का और ये छोर सेम हो गया, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है इवन भी है। तो इस केस में फॉर्मूला के अनुसार जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएगा, वो कितना, तो n के जगह 2 पुट करो, तो 2 minus 1 2, तो ये 2 का पावर 1 प्लस 2/2 1, 1 minus 1 0, और समथिंग का पावर 0 कहने का मतलब 1, तो ये हो गया कितने आइसोमर हो गए, 3 आइसोमर हो गए। अब रही बात कि इसमें 3 आइसोमर कैसे हो गया, तो देखो एक बार दोनों का दोनों ई फॉर्म, एक बार दोनों का दोनों ई फॉर्म, एक बार दोनों का दोनों डबल बॉन्ड जेड फॉर्म, एक बार ये ई और ये जेड, एक बार ये जेड और ये ई। आप इन दोनों फॉर्म पर ध्यान लगाओ, अगर दोनों टर्मिनल सेम है तो लॉन्गेस्ट चेन इधर से भी नंबरिंग हो सकता है और लॉन्गेस्ट चेन इधर से भी नंबरिंग हो सकता है। तो अगर इधर से नंबरिंग किए तो 2e और 4z, और इधर से नंबरिंग किए तो इधर वाले को भी 2e और 4z, कहने का मतलब ez और ze ये सेम हो जाएगा, इधर वाला e फॉर्म है अगर, और इधर से नंबरिंग कर दीजिए तो 2e 4z, और इधर से अगर कर दीजिए तो फिर से इधर से भी वो 2e 4z, तो सेम, ये दोनों सेम हो जाता है, ये दोनों अब डिफरेंट नहीं रह पाता है, ये दोनों सेम हो जाता है अगर टर्मिनल सेम है और नंबरिंग किसी भी तरफ से हो पाए। तो ये दोनों को अगर 1 काउंट करने लगेंगे तो एक ये टोटल 3 आइसोमर हो जाता है। ध्यान देना, ये जो बात बताया है ये बात उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। एक बार ये ई ये जेड और दूसरा बार ये ई ये जेड, वो सेम होने लगता है, एक ही होने लगता है, क्योंकि नंबरिंग उधर से भी कर सकते हैं और नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इसलिए सेम होने लगता है। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ आइसोमर कितना घटकर रह गया, 3 रह गया। और तीसरा केस में हम लोग चलते हैं, अरे बेटा केस 3 में हम लोग चलते हैं, इस बार टर्मिनल सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या ऑड होगा। केस 3 में हम लोग चलते हैं कि terminals are same and number of geometrically active pi bond is odd। जैसे एक केस देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3 1 2 3 तीन सिस्टम है ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, 1 2 3 सिस्टम है ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, इनके टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर का जो संख्या हो जाता है 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power
n-1/2 टू द पावर n-1/2 ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, टू द पावर n-1/2 ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इस फॉर्मूला के अनुसार अगर इस मॉलिक्यूल का निकालें तो 3 माइनस 1, 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 पाई बॉन्ड है तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 में से 1 चल गया तो 2 का पावर 2 प्लस 3 में से 1 चल गया 2 और 2/2 1 तो 2 का पावर 1 तो ये हो गया 4 और 2 6। इस मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर हो जाएंगे? तो 6 आइसोमर हो जाएंगे। 3 पाई बॉन्ड होने के कारण 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 पेयर सेम होने लगेगा, 2 पेयर एक जैसा होने लगेगा, तो 2 पेयर को एक एक कर दिए, 8 में से 2 पेयर को एक मान लिए, फिर एक और पेयर को एक मान लिए, तो इसलिए हमारा संख्या घटकर कितना हो गया? हमारा संख्या घटकर हो जाता है 6 हो जाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड लगा हुआ हो तो आप टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट करने पर करेंगे, उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद, आज बस इतना ही।